श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है 11th साइंस में जो आपका केमिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पीछे के वीडियो में अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और पाठ के बारे में जो बेसिक परिचय है वो अपन ने जाना। रसायन विज्ञान क्या होती है, इसको कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है, इसके अंतर्गत अपन है कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं। अब देखो चैप्टर फर्स्ट में जो है अपने किया था कि जो भी आपका द्रव्य होता है उस द्रव्य को अपन दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो था आपका जो है भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। अब देखो अपन ने भौतिक गुण है अपन उसके आधार पर अपन करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण आपका क्या था, आपका अगर भौतिक वर्गीकरण करते हैं अपन किसी द्रव्य का, तो देखो भौतिक वर्गीकरण है इसके आधार पर अपन जानते हैं द्रव्य को अपन है आपकी जो है अवस्थाओं के आधार पर। क्यों भौतिक का मतलब क्या होता है, अवस्था। तो ये क्या हो गया, ठोस, द्रव और तीसरा है आपका गैस। मुख्य रूप से जो है ये आपकी तीन ही अवस्थाएं होती है, साथ में जो है आपकी एक जो है प्लाज्मा स्टेट भी होती है और एक होती है आपकी जो है आपकी बोस जो है आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो मुख्य रूप से तीन अपनी अवस्थाएं हैं। इन तीनों का जो है अपन है सिंपल सा जो है अपन बेसिक परिचय कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि किस प्रकार से। ध्यान देना है कि द्रव और गैस है, ये दो जो आपकी स्टेट है इसके बारे में जो आप पूरा विस्तार से अध्ययन है आपका 11th साइंस में आपको मिलेगा। द्रव और गैस इस पे पूरा एक चैप्टर रहेगा, यानी कि ये जो है द्रव्य की जो अवस्था है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, और जो है ठोस अवस्था के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन है आपका जो है 12th साइंस में आपका चैप्टर आता है, वहां पर पूरा ठोस अवस्था में एक चैप्टर है। तो उस ठोस अवस्था का विस्तार पूर्वक अध्ययन है आपका 12th क्लास में आता है। और द्रव और गैस को अपन है यानी कि द्रव किस प्रकार से होता है, कौन कौन से द्रव के गुण हैं, कौन कौन से गैसीय गुण हैं, उनके क्या क्या नियम है। तो द्रव और गैस अवस्था का पूरा एक चैप्टर है जिसके बारे में अपन आगे जैसे जैसे अपन पाठ करते जाएंगे तो अपने सिलेबस में आएगा। द्रव और गैस के आधार पर पूरा पाठ है। ठोस अवस्था वाला आपका 11th के सिलेबस में नहीं है लेकिन 12th के सिलेबस में पूरा ये आपका चैप्टर आया हुआ है। तो देखो अपन ठोस, द्रव और गैस के बारे में तो बेसिक इसका सिंपल है, इसमें अंतर देख लेते हैं सबसे पहले और फिर है अपन है इनकी एक एक जो है आपके उदाहरण भी आपके यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में आपका बेसिक सा अंतर है वो अपन देखते हैं कि अंतर आपका क्या होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर इन जब भी अंतर आपका जो है लिखा जाता है एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है, अंतर या डिफरेंस किन्हीं दो चीजों के बीच में पूछा जाता है। और पिछले जो है सालों के अगर पेपर को देखें तो कोई सा भी बोर्ड एग्जाम है आपका जनरली उसमें 2 या 3 से ज्यादा अंतर है पूछे नहीं जाते। और अंतर जब भी आपको पूछा जाता है आपको टेबुलेटेड फॉर्म यानी कि सारणी के रूप में आपको अंतर बताना है, यानी कि किस किस के बीच में अंतर पूछा है। तो ठोस और द्रव के हैं तो इनके बीच में इस प्रकार से सारणी बना करके लाइन खींच के टेबल बना करके आपको अंतर बताना होता है। आप ऐसे नहीं बता सकते अंतर पूछा है पहले ठोस लिख दिया, ठोस के बारे में लिख दिया, फिर द्रव लिखा तो द्रव के बारे में लिख दिया। अगर वैसे करते हो तो वो अंतर नहीं हुआ, वो उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी होगी। अंतर जब भी पूछा जाता है इस प्रकार से आपको सारणी में दर्शाना है। अगर मैं ठोस की बात करूं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ठोस है वो किस प्रकार से होते हैं। तो जनरली आपको जो इस गुण की इसके गुण अपन देखते हैं। तो अगर मैं पहला गुण इसमें लेता हूं तो ठोस जो होते हैं उनमें क्या होता है, ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, ठोस अवस्था में कण बोल दो लेकिन अभी अपन है जो यहाँ पर अवयवी कण है शब्द का प्रयोग करेंगे। अवयवी कण में क्या होगा, आपके अणु, परमाणु, आयन सारे आ जाएंगे। यानी कि जैसे आपका कोई ठोस है उसमें कितने अणु हैं, कितने उसमें परमाणु से मिलकर के वो आपका ठोस बना है, या वो कौन कौन से आयन है। क्योंकि कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो आयनों के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड है Na+ और Cl-। तो इसका मतलब है ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के जो है एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं, एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ठोसों में, ठोस अवस्था में अवयवी कण। अवयवी कण शब्द का मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं आपका ध्यान रखना है। अवयवी कण क्या होते हैं, ठोस में जो भी आपके अणु होते हैं, अणु मान लो, या आपके ठोसों में परमाणु हो गए, आयन हो गए,
कण, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अवयवी कण ही कहलाते हैं। यानी कि इस ठोस के अवयव है कौन? वो अवयव अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आपके कण। तो ठोस अवस्था में क्या होते हैं? जो कण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अत्यधिक पास पास होते हैं। जैसे मान लो ये अपना कोई एक ठोस है, इस ठोस में अपन क्या देखते हैं? इस प्रकार से ये मान लो मैंने अवयवी कणों को मैं गोलों से दर्शा रहा हूं, यानी कि जो ये आपके अवयवी कण हैं इनको मैं गोलों से दर्शा रहा हूं। अवयवी कणों को किससे दर्शाया? गोलों से। तो ध्यान रखना है, ठोसों में अवयवी कण है अपन जानते हैं क्या होते हैं? एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अब देखो ये चीज जो अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास में आपका चैप्टर है, उसमें पूरा ये जो है अपन विस्तार से भी करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, अवयवी कणों को मैं गोलों से दर्शा रहा हूं जो कि एक दूसरे के इस प्रकार से अत्यधिक निकट होते हैं। तो ये हो गए आपके ठोसों में अवयवी कण। अवयवी कणों को गोलों से दर्शाया। तो ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु, आयन या जो आपके कण होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक एक दूसरे के अत्यधिक पास पास होते हैं। ये ठोस अवस्था का पहला आपका गुण है। अगर मैं बात करूं द्रव अवस्था की, तो आपको ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो द्रव अवस्था है उसमें आपका अवयवी कण क्या होते हैं? दूर दूर आपके स्थित होते हैं। जैसे मान लो ये आपकी जो है द्रव अवस्था का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो द्रव अवस्था है उसमें जो आपके अवयवी कण हैं वो आपके क्या होते हैं? दूर दूर स्थित होते हैं। तो ये हो गया आपकी कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में जो अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु, आयन या कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। यहाँ पर तो देखो अत्यधिक निकट होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर मैं गैसीय अवस्था की बात करूं तो गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी तीसरा नेचर कि गैसीय अवस्था में जो आपके अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अत्यधिक दूर दूर आपके होते हैं। तो ये हो गया आपका गैसीय अवस्था का जो है। तो तीनों अवस्थाओं में अपन ने बेसिक सा सिंपल सा आपका परिचय किया कि जो है ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? निकट होते हैं, अत्यधिक निकट होते हैं। द्रव अवस्था में क्या होते हैं? ठोसों की तुलना में दूर होते हैं। और जो गैसीय अवस्था में होते हैं वो कण है अत्यधिक दूर दूर होते हैं। ये आपका इसका क्या है? बेसिक सा जो आपका पहला है अंतर है, जो कि आप पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ करके आए हो। सिंपल आपका 8th में 9th में इस प्रकार की कक्षाओं में ये इस ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में ये आपका चैप्टर आया हुआ है। तो वहां पर ये चीजें आपको बता रखी है। अब देखो इसको अपन है डायग्राम की सहायता से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने जो है अभी जो है इनकी जो है ये पहला गुण है, इसके आधार पर आप स्क्रीन के सामने जैसे एक डायग्राम आ रहा है उस डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हो क्या दिखाई दे रहा है कि आपको जो है स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखा है। स्टेट का मतलब अवस्था के आधार पर, मैटर का मतलब द्रव्य की जो अवस्थाएं दे रखी है। उस द्रव्य की अवस्था में आपको देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ठोस हो गया। और लिक्विड का मतलब क्या हुआ? द्रव। और जो है गैसेस का मतलब क्या हो गया? गैस। तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो देखो कि जो ठोस अवस्था में जो आपको पार्टिकल है, जो आपके दिखा है ठोस अवस्था में जो कण है वो आपके क्या है? अत्यधिक पास पास आपको दिखाई देंगे। ठोस अवस्था में कण क्या है? अत्यधिक पास पास दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में जैसे कि आप देख सकते हो लिक्विड स्टेट में क्या है? कण है वो आपके थोड़े क्या है? दूर दूर हैं। लिक्विड स्टेट में कण है आपके क्या है? थोड़े दूर दूर है। अगर मैं गैसेस स्टेट की बात करूं तो गैसेस स्टेट में आपके कण क्या होता है? अपन जानते हैं अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो गैसेस स्टेट में क्या हो गए? कण है वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं। इस
इस डायग्राम की सहायता से भी इसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो। तो ये हो गया इसका जो है पहला आपका गुण। और भी देखो इसमें गुण है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और भी गुण है जो कि आप जो पीछे की कक्षाओं में पढ़ कर गए उसको अपन एक बार जो दोबारा से इसको अच्छे से देख लेते हैं, ताकि क्यों अपने को ध्यान रखना है द्रव और गैस, इसका पूरा चैप्टर है आपका 11th क्लास में और 12th क्लास में ठोस अवस्था भी आपका आएगा। इसीलिए सिंपल आइडिया आपको हमेशा जरूर होना चाहिए, बेसिक आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला गुण। अब आते हैं अपन इसके दूसरे गुण पे। तो देखो दूसरा गुण की अगर मैं बात करूं तो दूसरे गुण को अपन लेते हैं यहां पर आकार के आधार पर, आकार और आयतन के आधार पर लेते हैं। तो देखो जो है दूसरा गुण जो है आपका ठोसों की आकृति, ठोसों की आकृति तथा आयतन, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। और अगर मैं बात करूं द्रव की, तो द्रव में क्या होगा, अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं। ठोसों की आकृति तथा आयतन है निश्चित होता है, यानी कि ठोस है उसकी आकृति एक निश्चित शेप में रहती है। जैसे ये आपका एक ठोस है तो इसकी आकृति एक इसका पर्टिकुलर एक निश्चित आकार होगा, ठीक है। ये भी जैसे एक ठोस है तो इसका आकार होगा। ये पूरा अपना बोर्ड है, ये एक ठोस है, इसका मतलब एक निश्चित इसकी शेप होगी। यानी कि ठोसों का ये क्या होता है, ठोसों की आकृति है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब इस ठोस को आप कहीं पर भी रखोगे ये इतनी ही जगह घेरेगा। जैसे यहाँ पर इस बोर्ड को लगा रखा है तो ये यहाँ पर इतनी ही जगह घेरेगा। अगर मैं इसी बोर्ड को किसी दूसरी जगह लगाऊंगा तो भी वो उतनी ही जगह घेरेगा। इसका मतलब इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित। जैसे मान लो ये आपका जो है इसको अगर मैं इधर लेता हूं तो ये ठोस है तो इसकी जो भी आकृति बनेगी वो आपकी क्या होगी, आकृति इसकी जो है शेप ये भी निश्चित रहेगी। आयतन यानी कि ये जहां पर भी रखोगे इतनी ही जगह घेरेगा। अगर मैं इसको यहां पर रख रहा हूं इतनी जगह घेरेगा, इस जगह रख रहा हूं तो भी इतनी जगह घेरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठोसों की आकृति तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन आते हैं द्रव में। तो द्रव में आपको क्या ध्यान रखना है, द्रव की जो आकृति है वो आपकी क्या होती है, अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन है वो आपका क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव की आकृति, आकृति अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है परंतु आयतन क्या होता है आपका, निश्चित होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आकृति है वो अनिश्चित रहेगी। आयतन, आयतन का मतलब जिस भी पात्र में रखोगे उस पात्र में वो उतनी जगह घेरेगा जिसको अगर अपन दूसरे पात्र में, तो द्रव को आप किसी भी पात्र में रखो वो उसी की आकृति क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो पानी है, उसको आप बोतल में रखो तो वो पानी की आकृति है वो आपका क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि द्रव अवस्था में जो है आपका आयतन तो निश्चित होता है परंतु जो आकार है वो आपका निश्चित नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि द्रव को अपन जिस भी पात्र में रखते हैं उसी आकृति, उसी प्रकार की आकृति है वो ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो इसको आप कहीं पर भी रखो, इसका आकृति निश्चित है, यानी कि आप इसको किसी भी पात्र में रखो ये इसी प्रकार की शेप लेके रखेगा। लेकिन अपन किसी द्रव को ले लेते हैं, सपोज दैट आपने जो है वाटर लिया या दूध लिया, तो उसको आप किसी भी पात्र में रखो तो वो उसी पात्र की ग्रहण कर लेता है। यानी कि एक अपन जानते हैं 1 लीटर पानी है, आप उसको क्या करो, किसी बोतल में डालो उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा, किसी गिलास में डालो उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा, कप में डालो जो है उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। या मान लो ज्यादा मात्रा में पानी है, मान लो 500 लीटर पानी है तो उसको आप टंकी में डालो तो वो टंकी की आकृति ग्रहण कर लेगा जो आपका पानी है। अगर आप उसको किसी जो है जल जो है कुंड में डालो तो वो कुंड की आकृति ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव की आकृति है वो अनिश्चित होती है, यानी कि फिक्स नहीं है, वो पात्र के अनुसार ग्रहण कर लेता है। लेकिन आयतन है वो निश्चित होता है, यानी कि वो जो जगह है जिस पात्र में, मान लो अगर वो जो है 500 लीटर की टंकी में जितनी जगह घेर रहा है उतना ही पानी वो आपका कुंड में उतनी जगह घेरेगा। इसका मतलब उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब कितनी जगह घेर रहा है आपका, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर वो आपकी उसकी आयतन कहलाता है। अब आते हैं अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन निश्चित होता है। गैस की
आकृति तथा आयतन, आकृति तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस की आकृति तथा आयतन दोनों ही क्या होते हैं, आपके अनिश्चित होते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब गैस देखो, आकृति और आयतन दोनों ही कैसे अनिश्चित होते हैं कि अपन गैस को किसी भी पात्र में रखो उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, आयतन भी इसका अनिश्चित है, यानी कि जरूरी नहीं है। क्यों? ये उतनी ही जगह घेरे, यानी कि गैस के अणु क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखना, गैस के अणु है अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठोस के अणु है यहाँ पर आपके क्या होंगे, गति नहीं करते हैं अनियमित रूप से। गैस के अणु है आपके अनियमित रूप से गति कर सकते हैं। अपन जानते हैं जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को अपन क्या करते हैं, किसी एक सिलेंडर में भर लिया, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस है, मरीजों के लिए क्या करते हैं, सिलेंडर में भर के रखते हैं, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में होगी, तो उस पात्र का आकृति ग्रहण कर ली और उसी पात्र का क्या कर लिया, आयतन ग्रहण कर लिया। अब उसी ऑक्सीजन गैस है अपने चारों तरफ वायुमंडल में फैली हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने पूरा वायुमंडल है उसका आकृति ग्रहण कर ली और चारों तरफ वायुमंडल में भी फैल गई आपकी। तो इस प्रकार से देखते हैं, और जरूरी नहीं है वायुमंडल में कुछ ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन गैस आपकी ज्यादा हो सकती है, नीचे की सतह पर मान लो ऑक्सीजन गैस अपन जानते हैं अपनी पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन गैस आपकी अधिक मात्रा में है, इसका जो है घनत्व अधिक है। लेकिन जैसे जैसे अपन देखते हैं वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा है यानी कि उसका आयतन है वहां पर जाकर के कम होने लगता है। तो ये चीज आपको यहां से समझनी है, गैस की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अगर मान लो रसोई गैस में आपकी जो है सिलेंडर में अपन जो रसोई गैस अपन काम सिलेंडर काम में लेते हैं उसमें गैस भरी रहती है, तो उसमें अपन क्या देखते हैं, वो सिलेंडर की आकृति ग्रहण कर ली। अब वही गैसेज है आपकी दूसरे किसी पात्र में होगी तो वहां पर उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। जैसे बल्ब है उसमें कोई आपकी गैस भरी हुई है ऑर्गन, तो वो उस बल्ब की आकृति ग्रहण कर लेगा। ट्यूबलाइट है उसमें आपकी कोई गैस भरी हुई तो वो उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। किसी भी पात्र में आपकी गैस भरी हुई है तो वो उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब आकृति उसकी अनिश्चित होगी, आयतन भी अनिश्चित होगा। अपन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस है पृथ्वी की सतह पर अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वही ऑक्सीजन है उसका आयतन है वो आप वहां पर जगह घेरने की मात्रा उसकी कम होगी। इसका मतलब आयतन भी उसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये हो गया आपका इसका जो है दूसरा गुण। अब आते हैं अपन इसके तीसरे गुण पे। ठोसों की आकृति और आयतन के आधार पर अपन ने देख लिया। अब अगर मैं बात करूं इसके तीसरे गुण की, तो तीसरे गुण में अपन क्या देखते हैं, जो ठोस होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं। ठोस है वो आपके क्या होते हैं, कठोर होते हैं। यानी कि इसके बारे में अब देखो, ये तो सिंपल चीज है, अपन यहां पर तो बता सकते हैं ठोस है आपको क्या है, कठोर है। ये कौन सी अवस्था में है, कठोर अवस्था में। ठोस जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं। ठोसों के जो है उदाहरण है, अब कठोर के उदाहरण अपन ले लो, जितनी भी आपकी क्या होती है, धातुएं होती है, वो सारी सारी आपकी क्या होती है, ठोस होती है। ये ध्यान रखना है, जितनी भी धातुएं होती है वो सारी सारी क्या होती है, आपकी ठोस होती है। कुछ ऐसे धातु है जो आपकी क्या है, द्रव अवस्था में पाई जा सकती है, जैसे कि इसका अपवाद है आपका पारा। यानी कि पारा एक जो है ऐसी धातु है जो कि ठोस अवस्था में नहीं होकर के आपकी कौन सी अवस्था में होती है, आपकी जो है पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव है वो आपके द्रव के नेचर का जो है स्वभाव रखते हैं। तो द्रव में अपन जानते हैं जैसे आपका क्या हो गया, जल हो गया, एल्कोहल हो गया। तो इसके सीधे अपन एग्जांपल लेते हैं। द्रव का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। ईंधन हो गया जैसे पेट्रोल हो गया, आपका जल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल, पेट्रोल और जल। तो इसके ये किसके उदाहरण हो गए, द्रव के उदाहरण हो गए। गैसों में अपन देखते हैं जितनी भी अपने पास में गैसें हैं, जैसे आपकी वायुमंडल में उपस्थित O2, N2, CO2, CH4, ये सारी की सारी आपकी क्या होगी, गैसें होगी। तो ये गैसेज आपकी अवस्था में पाई जाती है। अब ये देखो आपके साथ में भी हो सकती है, अलग अलग साथ में जो है आपका ये मिश्रित अवस्था में भी हो सकती है, यानी इनका गैसों का मिश्रण हो गया। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायुमंडल में साथ में रहती है तो O2 प्लस N2 हो गया। साथ में CO2 भी होती है, O2 को अलग भी कर सकते हैं, CO2 भी अलग कर सकते हैं, किसी पात्र में संग्रहित किया जा सकता है, मीथेन को पात्र में संग्रहित किया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपकी गैसेस स्टेट होगी। ये आपकी क्या होगी, तो ठोस कठोर होते हैं जैसे कि धातुएं। अपवाद आपका क्या हो गया, पारा हो गया, द्रव हो गया, आपकी क्या होगी, गैसेस होगी। अब देखो यहां पर और भी इसका अंतर हो सकता है।
ठोसों पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका अधिक लगता है। ठोसों पर गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक लगता है। द्रव पर भी लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव पर गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगता है, लेकिन गैसीय अणु पर गुरुत्वाकर्षण बल, गैसीय अणु पर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। ये हो गया इसका आपका अगला अंतर, यानी कि ठोसों पर गुरुत्वाकर्षण बल है अत्यधिक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी के द्वारा महसूस किया जाता है, वहां पर अपन क्या देखते हैं, ये जो मान लो आपका ठोस है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जैसे ही इसमें अगर मैं अपना बाह्य बल है इसको मैं हटा देता हूं, तो इसको जैसे ही हटाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, पृथ्वी की सतह की नीचे की तरफ आपका आएगा और गिरेगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। तो ठोसों पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका सर्वाधिक होता है, क्यों, अभी मैंने बाह्य बल लगा रखा है, इसकी वजह से ये आपका नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे ये बल हटा दूंगा, बाह्य बल है, तो ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगी, इसको नीचे की तरफ है आपकी खींचेगी। तो ये ठोस है इसलिए इस पर गुरुत्वाकर्षण बल है आपका क्या होता है, सर्वाधिक आपका गुरुत्वाकर्षण बल है लगता है। फिर आते हैं द्रव पर, यानी कि द्रव पर भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल है महसूस होता है। तो किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल इस पर भी लगता है, जैसे कि आपका जल है, तो जल आप क्या करते हो, जैसे ही ऊपर से जो है जल को नीचे गिराते हो तो जल द्रव के रूप में वो भी आपका नीचे आता है, तो उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे मान लो पहाड़ है, पहाड़ों से जो नदियां बहती है तो वो पहाड़ों से मैदानी भाग में आती है, तो वो आपकी क्या होती है, नीचे गिरती है, तो वहां पर पहाड़ों से वो नीचे की तरफ, क्यों हमेशा जो है नदी अपन देखते हैं पहाड़ों से जो है नीचे की तरफ मैदानी भागों में आते हुए और समुद्र में आकर के मिलती है। तो ये इसके कौन से नीचे जो है गुण के कारण ऐसा हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका महसूस हो रहा है, इसीलिए उसका जल का प्रवाह है हमेशा क्या होता है, उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अणुओं पर लगता है, इसलिए ऊपर गिरता है, झरने के रूप में आप देखते हो जो है वो आपने देखा भी होगा, तो वहां पर वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा ही, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की ओर जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव पर महसूस होता है। अगर गैसों की मैं बात करूं तो ये देखो गैसेज का जो नेचर है, इन दोनों ही गुणों के आधार पर गैसेज का नेचर जो है आपका इन दोनों से ही अलग है। गैसों पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका नगण्य होता है, यानी कि न के बराबर होता है, हो सकता है कुछ बहुत कम मात्रा में, लेकिन अपन फिर भी उसको क्या मानते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि गैसें हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य आपका माना जाता है। अगर मान लो गैसों पर गुरुत्वाकर्षण बल है आपका लगता, तो सारी की सारी गैसें कहां पर एकत्रित हो जाती है। अगर अपन इसी अपने दैनिक जीवन पृथ्वी की बात करें, अगर मान लो गैसों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो सारी की सारी गैसें हैं कहां पर इकट्ठी हो जाती, पृथ्वी की सतह पर ही हो जाती। अब अगर मान लो अपन 100 फीट भी ऊपर अपन मान लो वहां पर जाते तो वहां पर आपका होता ही नहीं, गैसें होती नहीं। मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर गैसें सारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे इकट्ठी हो जाती तो 10 मंजिल बिल्डिंग है उस पर जो है 10वीं मंजिल पर कोई रह रहा है तो उसको तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी नहीं, तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, गैसों पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका क्या होता है, नगण्य होता है। तो वो था आपका गैसों के आधार पर। अब देखो और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रसोई गैस जो है घर में काम लेने वाली एलपीजी गैस है, तो सिलेंडर में से गैस अगर वो आपकी क्या होती है, निकलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपन जानते हैं गैस है कभी भी आपकी नीचे की सतह में पूरी तरीके से इकट्ठी नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होगी, सिलेंडर में से जैसे निकलेगी तो वो चारों तरफ है आपकी फैल जाएगी उस कमरे में, कभी भी उसकी सतह पर पूरी तरीके से एकत्रित नहीं होगी, क्यों, उस पर गैस के अणुओं पर क्या नहीं लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल है वो नहीं लग रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी तरीके से सतह पर इकट्ठी नहीं होती है, वो चारों तरफ आपकी फैल जाती है। या फिर मान लो परफ्यूम का ले लो, तो परफ्यूम की जैसे इत्र या परफ्यूम की जो बोतल है उसमें से अपन जानते हैं जैसे अपन है इत्र या परफ्यूम छिड़कते हैं पूरे कमरे में, तो अपन देखते हैं उसकी सुगंध है, उस परफ्यूम की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ कि उस गैस के अणु, एक तो गैसों में विसरण की दर होती है, यानी कि गैस के अणु फैलते हैं, एक तो वो नेचर हो गया परफ्यूम वाला उदाहरण। दूसरा क्या है, उसके अणु है वो इकट्ठे होकर के नीचे नहीं गए, तो उसकी वजह से वो क्या हो गए, क्यों उसमें गुरुत्वाकर्षण बल तो लग नहीं रहा, इसलिए वो चारों तरफ है आपके फैल रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है, इसका इंपॉर्टेंट जो आपकी गुण है, ठोस द्रव और गैस। ठोसों पर गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक लगता है, द्रव पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका लगता है, यानी कि ठोसों की तुलना में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इन पर भी होता है। और गैसीय अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका क्या होता है, नगण्य होता है। फिर अब बाकी जो गुण है आपको बता देता हूं, जैसे आपके हो गए यहाँ पर जो है ठोस होते हैं, उन पर क्या होता है, ठोसों में विसरण का गुण है वो आपका कम होता है, द्रव में होता है विसरण का मतलब फैलना। अगर मैं विसरण की बात करूं, अगले गुण विसरण, तो विसरण है ठोसों में क्या होता है, कम होता है आपका, अत्यधिक कम होता है। द्रव में जो है ठोसों से आपका क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि द्रव में जो विसरण का गुण है वो आपका क्या होता है, ठोसों से अधिक होता है। और गैसों में विसरण का गुण है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो विसरण ठोसों में क्या होता है, कम होता है, द्रव में विसरण का गुण ठोसों से अत्यधिक लेकिन गैसों से कम, और गैसों में विसरण का गुण होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक या सबसे अधिक। विसरण का मतलब फैलना, अपन जानते हैं ठोस है तो इसके कण है इसी जगह आपके रहेंगे, यानी कि इतनी जगह, ये मान लो अगर आपका 10 ग्राम का कोई ठोस है तो 10 ग्राम ठोस है वो जहां पर रखा हुआ है वो इसी जगह रह गए सारे के सारे कण। लेकिन अगर 10 ग्राम अगर मैं जल ले लूं तो उसको मैं अगर इस किसी पात्र से यहाँ नीचे गिराता हूं तो वो क्या होगा, ठोसों की तुलना में थोड़ी सी जगह ज्यादा गिरेगा। मान लो अगर आपका 1 लीटर जल है तो इस 1 लीटर जल को अगर आप किसी आंगन या फर्श में फैलाते हो तो वो क्या होता है, वो फैल जाते हैं, यानी कि काफी जगह थोड़ी सी घेरेंगे, तो वो उसके विसरण के गुण के कारण हो गया। अब द्रव में भी अलग अलग होते हैं कि किसी में विसरण का गुण कम होता है, किसी में अधिक होता है। जैसे एक अपन जानते हैं जल है वो भी आपका द्रव है, शहद है वो भी आपका द्रव है, लेकिन जल है वो आपका क्या होता है, जो है अधिक फैलता है, शहद कम फैलता है, लेकिन द्रव में विसरण के गुण होते हैं। अगर मैं बात करूं गैसों में, तो गैसों में विसरण, विसरण का मतलब फैलना, गैसों में विसरण है आपका क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो ये था आपका जो है ठोस, द्रव और गैस के बारे में जो है सिंपल आइडिया है आपको बता दिया गया। बाकी जो है इसके बारे में विस्तार से अपने को पढ़ने की यहाँ पर इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, क्यों अपना इसका अलग से चैप्टर भी आएंगे तो वहां पर इसको एक एक करके अपन दोबारा से भी वहां पर आपको बताएंगे। तो ये था आपका ठोस, द्रव और गैस, जिसमें अपन ने आज के चैप्टर में जो है आपके इनके अंतर है अपन ने किए। तो इनके अंतर को एक बार है आप दोबारा से जो है यहाँ पर इनको लिख लेना और रिवाइज कर लेना, और जो आपकी सिलेबस में जो बुक है वहां पर भी जो है इनको आप याद कर सकते हो। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।